हेलो बच्चों, ठीक हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग परसेंटेज से ही रिलेटेड एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम परसेंट इंक्रीज या कहिए परसेंट डिक्रीज, इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो क्वांटिटी या तो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज हो गई, यानी उसमें कुछ इंक्रीमेंट आ गया, वो कुछ ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, या हो सकता है कि वो कम हो जाए। ठीक, हम ये तो पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि वो कितनी इंक्रीज हो गई या वो कितनी डिक्रीज हो गई, ये तो पता लगाना आसान है। हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को अगर माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो टर्म कितनी इंक्रीज हुई है या वो टर्म कितनी डिक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ मुझे ये भी पता लगाना है कि वो जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उस इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज कितनी है। हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि वो कितना बढ़ी है या कितना कम हुई है। सिंपली वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट एज वेल एज वी हैव टू फाइंड डिक्रीज in percent. And let me take an example to explain it, what actually we are trying to find. Okay, imagine कीजिए एक पर्सन था, उसकी सैलरी थी इनिशियल स्टेज में मान लीजिए 56,000। इमेजिन कीजिए, मैंने ऐसे ही बना ली, करेक्ट। 56,000 मान लीजिए उसकी सैलरी थी। ओके, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर उसकी जो न्यू सैलरी हो गई वो बढ़ गई। ठीक है, बढ़ के कितनी मान लें? हाँ चलिए मान लेते, चलिए 60,000 हो गई, इंक्रीज हो गई। ये रुपीज में है। अगर मुझसे कोई कहता है बताइए इंक्रीज कितनी हुई सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी, तो बड़ा आसान है, न्यू सैलरी माइनस ओरिजिनल सैलरी। न्यू सैलरी है 60,000 माइनस 56,000, और मुझे पता लग गया ये हो गई ₹4,000। चलिए ये इंक्रीमेंट है सैलरी में। ठीक है, ये तो केवल इंक्रीज है। मुझसे पूछा गया अब ये बताइए व्हाट इज परसेंट इंक्रीज। अब परसेंट में जानता हूं भाई, ये फ्रैक्शन अगर मुझे पता हो तो इनटू 100 अगर मैं कर दूं, अगर मुझे परसेंट पता है, मुझे परसेंट निकालना है इंक्रीज में, अगर मुझे फ्रैक्शन पता है कि कितना फ्रैक्शन में कितना बढ़ी, तो मैं उसको परसेंटेज में निकाल सकता हूं। ठीक, अब यहां एक सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, ये जो 4,000 रुपीज सैलरी बढ़ी है, ये 60 से बढ़ी है कि 56 से बढ़ी है? आंसर है कि 60 तो सर फाइनली हुई है। एक्चुअली ये जो इंक्रीमेंट हुआ है 4,000 का, ये इस ओरिजिनल सैलरी में हुआ है 56,000 में। ये तो वो है जो हमें फाइनल बाद में रिजल्ट मिला। तो जो एक्चुअल इंक्रीमेंट हुआ है वो तो इसमें हुआ है। ठीक, तो जब भी हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है, जरूरी नहीं है सैलरी में हो, वो पॉपुलेशन में भी हो सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट में भी हो सकता है। ठीक, तो एक बेस क्वांटिटी हमें लेनी होती है। बेस क्वांटिटी वो होती है जो हमें ये बताता है कि एक्चुअली ये इंक्रीमेंट या डिक्रीज जो हुआ है ये किस फिजिकल क्वांटिटी में हुआ है, किस न्यूमेरिक वैल्यू में ये चेंज हुआ है, जो यहाँ पर ये 56,000 है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा जो, अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो जो भी है ये, वेदर इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, लेकिन इस केस में ये इंक्रीज है, इसे डिवाइड कीजिए जो आपकी बेस क्वांटिटी थी। बेस क्वांटिटी मतलब ओरिजिनल सैलरी, और ये जो आपको मिल जाएगा ये फ्रैक्शन मिल जाएगा कि ₹4,000 वॉज इंक्रीज्ड आउट ऑफ ₹56,000। ये जो 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है ये इस 50,000 रुपीज पर हुआ है, 56,000 रुपीज पर हुआ है, तो मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा एक। ठीक, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो ये जो फ्रैक्शन इंक्रीमेंट है ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए निकालता हूँ इसको, तो इंक्रीज तो है 4000, ओरिजिनल सैलरी है 56,000 और इनटू मैंने 100 किया, आई कैन फाइंड द रिजल्ट जो भी निकल कर आए 0 0 0 0 0 0 4 क्या आएगा 4 1 जा 4 4 जा। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर मुझे मिल गया 100/14। मैं इसको लिख सकता हूं 50/7। अब चाहे तो आप इतने परसेंट बोल दीजिए या आप चाहें तो 7 होल 1/7% बोल दीजिए। सो दैट इज एक्चुअली द इंक्रीमेंट इन सैलरी। ये हमेशा जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो इंक्रीज या डिक्रीज हो ये केवल सैलरी में ही हो। ये किसी ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी निकाली जा सकती है। एक डिक्रीज का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एक कार थी, ठीक है, उसने कार को खरीदा, जो कॉस्ट प्राइस थी कार की, ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए वो उसने खरीदी थी, कार नहीं लेते, चलिए स्कूटर लेते हैं, थोड़ा कम रेट लेते हैं। मान लीजिए उसने 72,000 रुपीज में खरीदा, ठीक है, उसने 2-3 साल यूज किया और 2-3 साल यूज करने के बाद में जब उसने उसको सेल किया तो जाहिर है कुछ कम में सेल होगा, कम में ही सेल होगा ना, इतने में तो हो नहीं सकता, करेक्ट। मान लीजिए उसने इसको 54,000 रुपीज में सेल कर दिया, करेक्ट। अब मान लीजिए किसी ने मुझसे एक आके बताइए उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ, या डिक्रीज परसेंट निकालिए। ये कोई कुछ लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए उसने कितना डिस्काउंट दे दिया। ठीक, मान लीजिए एक आदमी ने चलिए नया स्कूटर ही खरीदा 72,000 रुपीज में, 54,000 रुपीज में सेल कर दिया, उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत आ गई तो उसने कितना डिस्काउंट पे बेच दिया। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही मान रहा हूं कि ऐसे सिनेरियो में कॉस्ट में कितना डिक्रीज आया। अगर कॉस्ट में डिक्रीज हो जाए तो इसको हम यूजुअली लॉस वर्ड नाम से जानते हैं, लॉस। तो जो लॉस होता है वो कब होता है? हमेशा लॉस एक तो याद रखिए कि ये तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब लॉस अगर हम निकाल लें तो लॉस परसेंट भी निकाला जा सकता है, और याद रखना ये जो लॉस है, क्योंकि बेस प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर जो बेस प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है, ये तो वो है जो फाइनल हमें बाद में प्राइस मिला। एक्चुअली ये जो लॉस लिया गया है वो 72,000 रुपीज पर लिया गया है, ना कि इस 54,000 पर। हाँ, अगर ये भी इसको किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दे तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा इस सेकंड पर्सन के लिए, और जो थर्ड पर्सन खरीदेगा उसका सेलिंग प्राइस कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अभी हम उस तरह के केस जब बाद में एग्जाम्पल लेंगे तब लेंगे। अभी तो हम ये मानते हैं कि एक पर्सन ने 72,000 रुपीज में खरीदा, 54,000 में बेचा, तो क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है तो उसको लॉस है। अब मैं चाहे तो ये कहूं कि व्हाट इज द डिक्रीज इन कॉस्ट, चाहे ये कहूं व्हाट इज द लॉस, बात एक ही है। ठीक है, तो जो लॉस निकल के आया वो बेसिकली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। इस सिंबल को देख रहे हैं आप, ये माइनस का साइन नहीं है, ये डिफरेंस है, क्योंकि इससे लॉस और प्रॉफिट दोनों निकाला जा सकता है। इनफैक्ट अगर लॉस है तो नेसेसरीली ये निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिफरेंस वर्ड आमतौर पे तब यूज होता है जब मुझे ये ना पता हो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। मैं डिफरेंस निकालूंगा और जो भी ज्यादा टर्म, जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस निकल करके आ जाएगा, और फिर मैं डिसाइड कर लूंगा इस वाले प्रिंसिपल से कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक, आप जानते हैं प्रॉफिट तब माना जाता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यहां किया, तो ये आ गया 72,000 रुपीज, इसमें मैंने माइनस कर दिया 54,000 रुपीज। जरा बताओ भाई ये कितना आएगा? 3 जीरो में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 6 रुपीज 18,000, इतना उसको लॉस हुआ है। ठीक, अब अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो फिर मुझे यही फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जो लॉस हुआ है वो हुआ है रुपीज 18,000 का, जो बेस प्राइस था वो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था जो एक्चुअली 72,000 रुपीज था, और फ्रैक्शन बनाने के बाद मुझे इंटू 100 करना है।
सॉल्व करना आसान है। 0 0 0 0 0 0 18 4 जा होता है और 4 25 जा होता है, तो बेसिकली लॉस परसेंट आ गया यहाँ 25%। समझ रहे हैं आप ये बात? तो इस तरीके से मैं लॉस या प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड कि उसको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक, तो हम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई पर्सन डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट को आप एक तरीके से लॉस ही मानिए। जो एक्चुअल उस समय जो प्राइस रहता है, मार्क्ड प्राइस जिसे कहते हैं, उसने एक टैग लगा दिया आइटम पर, ठीक, उसको आप मार्क्ड प्राइस मान लीजिए। ठीक है, डिस्काउंट कभी भी जो शॉपकीपर होता है ना, वो अपने कॉस्ट प्राइस पर नहीं देता। हो सकता है शॉपकीपर ने एक सामान खरीदा 50 रुपीज़ का, करेक्ट, उसने पहले ही मन में डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे फ़ायदा लेना है इस पर 10 रुपीज़, मुझे ऐसे कैसे भी करके 60 रुपीज़ में सेल करना है। उसने उस पर टैग लगा दिया 75 रुपीज़ और कहा कि आपको हम 20% प्रॉफिट देंगे, डिस्काउंट हो जाएगा 20%। अब देखिए मज़ेदार बात समझिए यहाँ क्या है, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है ₹60, उसने मार्केट प्राइस कर दिया 75, कॉस्ट प्राइस इज 50, वो चाहता है प्रॉफिट 10 रुपीज का, तो वो चाहता है कि सेलिंग प्राइस हो जाए 60। समझ रहे हैं? अब उसने मार्क प्राइस लगा दिया 75 और कह दिया कि डिस्काउंट मिलेगा 20%, 20% ऑफ ऑलवेज मार्क प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। अब जब डिस्काउंट निकाला तो आपने किया 20/100, मार्क प्राइस था 75, आपने इसको सॉल्व किया, 5 से ये 15 बार कैंसिल हो गया, तो उसने कहा 15 रुपीज़ का आपको हम डिस्काउंट दे देंगे, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस था 75 माइनस डिस्काउंट 15, ₹60। आप भी खुश, 15 आपको 20% का फायदा हो गया, शॉपकीपर भी खुश, गया आप ही की जेब से वो डायरेक्ट भी दे सकता था कि ठीक है साहब, कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 60 है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसे पता है ऐसे आप नहीं खरीदेंगे। उसने 75 का उस पर टैग लगाया और आपको कहा 20% हम आपको छूट दे देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? अभी भी वो फायदे में है। तो जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिए जाते, वो एक टैग लगा रहता है जिसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, उस पर दिए जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको हम बेसिकली कैसे समझें? अगर हम इसको फॉर्मुलेट करना चाहें, ये तो मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, मैं एक फॉर्मूला और बनाने की कोशिश करता हूं, उस फॉर्मूले से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ कई चीज़ें आती हैं। मान लीजिए आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हमेशा कम माना जाएगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, और जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट है बेसिकली। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो रूल तो ये कहता है कि आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लीजिए, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे आपको सीधा प्रॉफिट परसेंट में निकल आएगा। अगर मान लीजिए यही लॉस वाला सिनेरियो हो, लॉस हमेशा याद रखिए तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा, लॉस फाइंड आउट करना होगा, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100। अब लॉस आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, तो सीधे डायरेक्ट आपको लॉस परसेंट में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो जो भी परसेंट दी हुई है डिस्काउंट, वो हमेशा मार्क प्राइस पर निकालेंगे आप एवरी टाइम। अगर आप मार्क प्राइस पर निकालेंगे तभी रिजल्ट आपको सही मिलेगा, अदरवाइज गड़बड़ होगी पक्का। समझ रहे हैं आप मेरी ये बात? आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चीजें थोड़ी थोड़ी ना ध्यान रखनी पड़ती हैं। ओके, हाँ, तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप आसानी से ये समझ पाएं कि इनको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।
ओके। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगा, ये छोटा ही वीडियो रख रहे हैं इस पर, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके जो बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन डील होंगे डिस्काउंट टाइप वाले, ठीक है। चलिए इसको अभी यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर उसे। ओके, ऑल द बेस्ट।